एवरीवन, वेलकम टू वो चैनल। आज हम द्रव्य गुण में द्रव्य की बात करेंगे। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, कर्मात्मक वर्गीकरण और इसका जो भी वर्गीकरण है उस सब की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन मॉडर्न के अकॉर्डिंग भी बात करेंगे, पर इसको हम 2-3 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। तो आप सारी वीडियोस को देखिएगा, मैंने सब कुछ कंप्लीट किया है, उस पर कवर किया है और जितना हो पाया है। चलिए अब आज हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट की। तो इंट्रोडक्शन पार्ट जो है उसमें हम द्रव्य की बात करेंगे, निरुक्ति, व्युत्पत्ति और उसके लक्षण, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम द्रव्य गुण में द्रव्य की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है द्रव्य गुण का, और इस पर लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो द्रव्य की व्युत्पत्ति से शुरुआत करते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ध्रुव गतो धातु में यत प्रत्यय लगाने पर द्रव्य शब्द बना है। एग्जाम्पल जैसे वस्तु या पदार्थ। इसकी निरुक्ति क्या हो सकती है? द्रवति गच्छति परिणामिति द्रवम। उसके बाद द्रव्य के लक्षणों की बात करते हैं। लक्षणों की बात करें तो चरक के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी इसमें चरक भी कवर हो जाती है अगर आप ये श्लोक याद कर लेते हैं। बाकी सुश्रुत जी का भी आप याद कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए पीजी में भी ईजी रहेगा। तो यत्र आश्रित कर्म गुणा कारणम समवाय यत तद द्रवम। चरक सूत्र 1 का है ये श्लोक। जिस पदार्थ में कर्म और गुण समवाय संबंध से आश्रित होते हैं तथा जो कार्य द्रव्य का समवाय कारण होता है उसे द्रव्य कहते हैं। मतलब कि ऐसे पदार्थ जिसमें कर्म और गुण दोनों समवाय संबंध से, ना ही उसका कर्म अलग कर सकते हैं ना ही उसका गुण अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो जो समवाय संबंध क्या होता है कि जो जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपस में उनको अलग ना किया जा सके। तो कर्म और गुण जिस द्रव्य में समवाय संबंध से आश्रित होंगे उसको हम द्रव्य बोलेंगे। और जो कार्य द्रव्य का समवाय कारण होता है, और ऐसा कार्य जो द्रव्य का समवाय कारण हो, मतलब उसका रीज़न हो जुड़ने का, तो उसको हम द्रव्य कहते हैं अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। अब सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या हुआ? क्रिया गुणवत समवायी कारणम द्रव्यम। सुश्रुत सूत्र 40/30 में बता रखा है, आचार्य सुश्रुत जी ने बताया है कि जिस पदार्थ में क्रिया और गुण रहते हैं और जो अपने कार्य द्रव्यों का समवाय कारण होता है उसे द्रव्य कहते हैं। मतलब कि जिसमें क्या होता है, क्रिया और गुण दोनों रहे और अपने कार्य द्रव्यों का क्या हो, समवाय कारण हो, मतलब जोड़ने का कारण जो बने वो होता है हमारा द्रव्य। अब अकॉर्डिंग टू वैशेषिक के अकॉर्डिंग क्या हुआ? रस आदि नाम पंचानाम भूतानाम यद आश्रयम भूतम तद द्रव्यम। रस आदि मतलब रस, गुण, वीर्य, विपाक, कर्म और महाभूत के आश्रय भूत पदार्थ को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य आश्रम लक्षणम पंचानाम, ठीक है। पांचों का लक्षण क्या है? द्रव्य में आश्रित होता है। द्रव्य का पंचभौतिक संगठन, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट। सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन आर्थे। ये तो लाइन हमने बहुत जगह पढ़ी होगी और आज इसका मीनिंग हम यहाँ समझेंगे, जो कि चरक 26/10 में बता रखा है, 26 चैप्टर में बताया है कि सभी द्रव्य पंचभौतिक होते हैं। मतलब कि कोई भी चीज़ इस दुनिया की बनी हुई है वो सब पंचभौतिक है। यद्यपि कारण द्रव्य 9 हैं, फिर भी द्रव्य गुण शास्त्र में द्रव्य शब्द से पंचभौतिक विकार ग्रहण किया जाता है। कारण द्रव्य भले ही न हो, पर द्रव्य गुण शास्त्र में क्या होता है, हम हर चीज़ को क्या है, पंचभौतिक से ही ग्रहण करेंगे। चिकित्सा कार्य में निर्जीव द्रव्य का प्रयोग किया जाता है, और चिकित्सा कार्य में क्या होता है, निर्जीव चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। निर्जीव द्रव्यों में आत्मा और मन की स्थिति नहीं होती है। जो चीज़ निर्जीव होगी उसमें आत्मा और मन तो ऑलरेडी नहीं होगा, एब्सेंट होगा। काल और दिशा दोनों ही कार्य द्रव्य की उत्पत्ति में निमित्त कारण होते हैं, और काल जो और दिशा जो होती है वो कार्य द्रव्य की उत्पत्ति में निमित्त कारण होते हैं, मतलब उसको बनाने का कारण होते हैं। अतः निर्जीव द्रव्य बाकी 5 महाभूतों से निर्मित होने के कारण पंचभौतिक होता है, और जो हमारा निर्जीव द्रव्य होता है वो 5 महाभूतों के से बनने की वजह से क्या होता है, पंचभौतिक होता है। द्रव्य का औषधत्व, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आनेन उपदेशेन न औषधि भूतम जागति किंचित द्रव्यम अनुलप्यभ्यते ताम ताम युक्तिरर्थम चाता तम प्रवर्ते। चरक सूत्र 26 में बता रखा है कि भिन्न भिन्न उपायों या युक्तियों से एवं भिन्न भिन्न प्रयोजनों को लक्ष्य करके प्रयोग किए जाने पर संसार का कोई द्रव्य ऐसा नहीं है जो औषधि ना हो। मतलब संसार में जो भी द्रव्य हैं वो सब औषधि का कार्य करते हैं, और आयुर्वेद के सिद्धांत के आधार पर सभी द्रव्यों का सभी औषधि द्रव्यों करना सिद्ध सुगम हो जाता है। मतलब जितनी भी औषधियाँ हैं, जितने भी द्रव्य हैं, उनको औषधि सिद्ध करना सुगम हो जाता है आयुर्वेद के सिद्धांत के अकॉर्डिंग। फिर दे रखता है, उक्त दोनों सिद्धांतों से स्पष्ट होता है कि मनुष्य के शरीर सभी द्रव्यों का औषधि के रूप में प्रयोग करने पर ये द्रव्य सामान्य विशेष के नियम अनुसार शरीर में पृथ्वी आदि अंशों में हाश करते हैं। अब इन्होंने कहा अगर हम दोनों सिद्धांतों को मान लें तो उस हिसाब से कि मतलब सारी चीज़ें जो हैं इस दुनिया में वो सारी औषधियाँ हैं। तो जो हमारा मनुष्य शरीर है वो सामान्य विशेष का जो सिद्धांत है उसमें से जो पृथ्वी आदि 5 महाभूत हैं उनका तो हाश करेगा ही। अतः शरीर के भिन्न भिन्न तत्वों, दोषों, वैषम्यों होने से उत्पन्न रोगावस्था में सभी द्रव्यों का औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इन्होंने दे रखा है कि अगर शरीर में कोई भी डिफॉल्ट आ गया तो उसमें हम किसी भी औषधि द्रव्य को प्रयोग करके मतलब उसको रोगावस्था को ठीक कर सकते हैं। लेकिन इन द्रव्यों का प्रयोग युक्तिपूर्वक प्रयोजन विशेष के हेतु होने पर ही इनकी
संज्ञा औषधि होती है। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि किसी भी द्रव्य को युक्तिपूर्वक अगर आप प्रयोग करेंगे तभी वो औषधि है। अब जैसे प्रहलादक तो विष होता है, पर अगर उसे युक्तिपूर्वक प्रयोग किया जाए तो वो औषधि का कार्य करता है। तो द्रव्य का प्राधान्य, अब द्रव्य का प्राधान्य पूछा गया आपसे तो क्या लिख के आएंगे आप लोग? आचार्य सुश्रुत और नागार्जुन ने अपनी रचनाओं में द्रव्य, रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव, कर्म, इन सातों पदार्थों की का अपेक्षित प्राधान्य कहा है, मतलब इन सातों को प्राधान्य बोल रखा है। इन आचार्यों ने इन पदार्थों को अपने अपने प्रकरण में अन्य पदार्थों की अपेक्षा प्राधान्य सिद्धि करने हेतु भिन्न युक्तियां दी हैं, और इन्होंने इसको प्रधान सिद्धि करने के लिए अपनी अपनी युक्ति तर्क दे रखा है, अपने बात बता रखी है कि अपना अपना मर्द रख रखा है कि हाँ ये प्रधान क्यों है। स्थूल दृष्टि से यह विरोधाभास प्रतीत होता है, मतलब देखा जाए तो ये एक दूसरे के विरोध हैं कि अपने ही प्रकरण में जिस एक पदार्थ विशेष को अन्य पदार्थ की अपेक्षा उत्कृष्ट सिद्ध किया गया है, वही उसी पदार्थ को दूसरे प्रकरण में वे अप्रधान या गौण बता दिया है। सुश्रुत के अनुसार सूत्र स्थान अध्याय 40 में द्रव्य में प्रधान की निम्नलिखित युक्तियाँ दी गई हैं। अब आचार्य सुश्रुत ने प्रधान होने की निम्नलिखित युक्तियाँ भी दे रखी हैं। क्या क्या युक्तियाँ हैं? व्यवस्थित, अब इसका क्या मतलब है? द्रव्य का स्वरूप व्यवस्थित होता है, मतलब जो द्रव्य का स्वरूप है उसका जो टेक्सचर है वो व्यवस्थित होता है, मतलब एक पैटर्न में होता है, जबकि द्रव्य के आश्रित अन्य रसादि पदार्थ अव्यवस्थित या अस्थिर या एवं द्रव्य की स्थिति के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं। अब इन्होंने क्या रखा है? बाकी जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती है? अव्यवस्थित होती हैं, परिवर्तनशील हो जाती हैं, वो चेंज होती रहती हैं। इसीलिए एग्जाम्पल, आम की अवस्था के अनुसार अगर आम को देख लें तो नूतन अवस्था में उसमें कसाय अम्ल रस होता है, मध्यमा अवस्था में जब वो पका हुआ होता है तो अम्ल खट्टा होता है, और जब पक जाता है आम तो वो मधुर रस होता है। ठीक है, उसके बाद रखा है रस के अनुसार ही द्रव्य के विपाक, वीर्य एवं कर्मों में भी परिवर्तन आ जाता है। व्यवस्थित पदार्थ अव्यवस्थित पदार्थ की अपेक्षा प्रदान होते हैं, और जो चीज़ पैटर्न में होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी, या जो बिखरी हुई होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। ऑफकोर्स जो पैटर्न में होगी वो अच्छी होगी, बिखरी हुई चीज़ कोई नहीं लेना चाहेगा, तो इसीलिए यहाँ पे बता रखा है जो व्यवस्थित चीज़ होती है वो ज़्यादा प्राधान्य होती है, इसीलिए यहाँ पे द्रव्य प्रधान है। फिर दे रखा है नित्यत्व। अब नित्यत्व क्या है? रस आदि पदार्थों की अपेक्षा द्रव्य की नित्यता होती है, मतलब रस आदि पदार्थों की अपेक्षा जो द्रव्य है वो ज़्यादा नित्य होता है। कल आदि के प्रभाव से रस, सुगंध आदि सभी संपन्न तो कभी व्यापक मतलब विकृति हो जाते हैं। मतलब इन्होंने कहा है कि जो हमने टाइम टू टाइम क्या होता है, रस जो है वो पहले तो सुगंधित होता है, पर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वो विकृत होता चला जाता है। अर्थात काल आदि के प्रभाव से रस आदि गुणों में परिवर्तन आ जाता है, किंतु उस अवस्था में भी द्रव्य वही रहता है और नित्य पदार्थ अनित्य पदार्थ की अपेक्षा प्रधान है, इसीलिए द्रव्य की प्रधानता सिद्ध हो जाती है। उसके बाद रखा है स्वजात्य अवस्थान। अब स्वजात्य अवस्थान क्या? परिणाम होने पर भी द्रव्य अपने पार्थिव आदि विशिष्ट जाति में ही रहता है, उसे छोड़ता नहीं है, किंतु रस आदि परिवर्तित होने पर अपनी जाति का भी परित्याग कर देते हैं। मतलब ये अपनी द्रव्य जो होता है अपनी जाति को छोड़ता नहीं है। अगर पार्थिव आदि 5 महाभूत हैं तो 5 महाभूत रहेंगे, वो अपने अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, फिर पंच इंद्रियण ग्रहण। और पंच इंद्रिय ग्रहण क्या है? गुण स्वतः व्यस्त रूप में रहते हैं, व्यष्टि की अपेक्षा समव्यष्टि प्रधान होता है, अर्थात द्रव्य प्रधान है। अब इन्होंने कहा गुण जो होता है अपने व्यष्टि रूप में रहता है और व्यष्टि की अपेक्षा समव्यष्टि प्रधान होता है, मतलब जो चीज़ अपने नॉर्मल रेंज में रहेगी वो तो प्रधान होगी, वो जिसका पैटर्न नहीं बिगड़ना है, जिसमें कोई चेंजमेंट नहीं आना है, वो कैसे अप्रधान हो सकती है। आश्रयत्व। अब आश्रय की बात करी जाए, द्रव्य आश्रय है तथा रस आदि जो हैं इसी का अधिष्ठान लेकर आश्रित होते हैं। द्रव्य आश्रय है, वो आश्रय मतलब किसी को जगह देता है, और जगह लेने वाला कौन है? रस आदि जो धातुएं हैं, वो रस आदि जो गुण हैं वो क्या होते हैं? वो आश्रय लेकर रहते हैं इसमें, तो वो आश्रित हो गए। तो आश्रित परतंत्र होने के कारण अप्रधान है और आश्रय स्वतंत्र होने के कारण प्रधान है। फिर आरंभ सामर्थ्य। चिकित्सा या व्यवहार में आहरण आदि कर्मों के आरंभ की योग्यता द्रव्यों में ही, रस आदि में नहीं है। मतलब इन्होंने कहा चिकित्सा करने की और ये आहरण वगैरह करने की जो योग्यता होती है वो द्रव्य में होती है, मतलब द्रव्य ही ऐसा है जो हमारे चिकित्सा में यूज़ हो सकता है, रस आदि नहीं। ठीक है, फिर शास्त्र प्रमाण। अब शास्त्रों में क्या दे रखा है? शास्त्र में द्रव्य ही प्रधान रूप में निर्दिष्ट है, विभिन्न योगों के वर्णों में द्रव्यों का ही उल्लेख किया गया है, रसों का नहीं। अब इन्होंने कहा है कि जहाँ भी हमारा शास्त्रों में उल्लेख किया गया वो द्रव्य का किया गया, रसों का नहीं। फिर दे रखा है क्रमोपेक्षित्व। रस आदि गुण द्रव्य का अनुगमन करते हैं, अतः उनका क्रम द्रव्य के अवस्था क्रम पर निर्भर करता है। द्रव्य की जो स्थिति होगी तद आश्रित रस आदि गुणों की भी वही वैसी ही स्थिति होगी। अब इन्होंने क्या रखा है कि जो क्रम है, पैटर्न है, वो भी द्रव्य पे ही रस आदि गुणों का आश्रित करता है, उनका खुद का पैटर्न नहीं होता है, इसीलिए क्या होगा? द्रव्य हमारा प्रधान होगा। एक देश साधित्व।
द्रव्यों की एक देश से भी चिकित्सा की जा सकती है, किंतु रसादी के एक देश से कार्य नहीं चलता, क्योंकि उनके अवयव होते हैं। ठीक है, एक देश से ही चलेगा। अब नागार्जुन के अनुसार बात करते हैं, तो नागार्जुन के अनुसार जो है तारतम्य योग अनुपलब्धि की बात की गई है। गुणों में तारतम्य का प्रयोग होता है, किंतु द्रव्य में नहीं। मतलब कि गुण जो होते हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं, पर जो द्रव्य है वो हमारा घटेगा या बढ़ेगा नहीं। इसका कारण ये है कि गुण अनियत हैं होने के कारण उनकी मात्रा में न्यूनाधिकता के वाचक तारतम्य इनकी अपेक्षा प्रत्ययों की प्रयोग के होता है। अब इन्होंने यही बता दिया जो मैंने बताया है कि तारतम्य इसलिए यूज़ होता है क्योंकि उसमें जो है उनके क्वांटिटीज़ में या क्वालिटीज़ में जो है बढ़ना या घटना रहता है, और द्रव्य में ऐसा कोई भी चीज़ रहता नहीं है कि घटे या बढ़े। इसीलिए हमारा नागार्जुन ने तारतम्य के अकॉर्डिंग बता दिया है कि द्रव्य प्रधान होता है। फिर विकल्प सामर्थ्य के अकॉर्डिंग बता रखा है, जैसे कल्पना की जाए तो कल्पना किसकी की जा सकती है? कोई सॉलिड कोई चीज़ होगी उसी की तो कल्पना करेंगे। तो द्रव्य जो होता है वो एक मटीरियल है, उसकी ही तो कल्पना बना सकते हैं। अब द्रव्य क्या है? हमारी कोई पत्ता है, कोई फ्रूट है या कोई रूट है, तो उसी को सुखा के तो मेडिसिन बनाएंगे। तो हम क्या कल्क है, कसाय है आदि विविध कल्पनाएं जो है द्रव्य की ही होती हैं, रस आदि की थोड़ी ना। अब रस की कल्पना कैसे बना ली जाएगी? मुझे कोई बताए, नहीं बना सकते ना। इसीलिए यहाँ पे विकल्प बाहुल्य के कारण द्रव्य जो है प्रधान माना गया है। फिर प्रतिघात सामर्थ्य में क्या बोला गया है? जिस स्थान में एक द्रव्य स्थित है उसी स्थान में उस समय दूसरा द्रव्य नहीं रह सकता, किंतु रस आदि अमूर्त होने के कारण आवरणात्मक नहीं है। अब इन्होंने क्या कह रखा है कि जिस स्थान पे एक द्रव्य है, मतलब जहाँ पे एक चीज़ ने एक स्पेस को एक चीज़ ने ऑक्यूपाई कर लिया है, कोई सॉलिड चीज़ है, उसने जाके एक चीज़ को एक जगह को ऑक्यूपाई कर लिया, तो उस जगह पे दूसरी चीज़ ऑक्यूपाई नहीं कर सकती। इसी तरीके से जहाँ पे एक द्रव्य है वहाँ पे दूसरा जाके नहीं उसकी जगह ले सकता है। तो इसी तरीके से जो रस आदि हैं उनका तो कोई वो है ही नहीं, वो पंचभौतिक तो है नहीं, पांच महाभूत से बने नहीं हैं, तो वो एक दूसरे की जगह ले भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसमें जो एक क्वेश्चन जो आता है आपका एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, संहिताओं के अनुसार द्रव्यों का वर्गीकरण।